एयरफोर्स, नेवी और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और आप लोगों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन सहित समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में आपको अन्य लोगों से आगे रख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक पिंड आधी दूरी u1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, पिंड की औसत चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर कभी भी आधी दूरी, ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। कभी कभी आधे समय को लेकर आएगा कि आधे समय में चाल v1 है और आधे समय में चाल v2 है, तब औसत चाल पूछेगा। लेकिन अगर दूरी के पदों में आता कि आधी दूरी v1 चाल से और आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, तो उसकी जो औसत चाल होगी वो 2v1 v2 अपान में v1 प्लस v2, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता कि आधे समय में v1 चाल से और आधे समय में v2 चाल से तय करता है, तब v1 प्लस में v2 और बाई 2, तब ये इसका आंसर सही होता है, यानी जो ऑप्शन ए है तब वो सही होता है। तो आप इसे जो है अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढलान से क्या पता चलता है। तो जब भी ढलान वाले क्वेश्चन आएंगे तो ढलान वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है, दूरी और समय के बीच में। और अगर हम दूरी और समय का आपस में भाग करें तो ये चाल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे ढलान होगी वो चाल को शो करेगी। तो जो पहला ऑप्शन है उसी में इसमें दिया गया है कि पिंड की चाल, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या पता चलता है। एक बार फिर इस क्वेश्चन में ढलान के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि किसके बीच में ढलान निकालना, तो चाल और समय के बीच में। तो आप इन दोनों का भाग कर दीजिए। तो चाल और जब हम समय का भाग करेंगे तो चाल की जगह आप वेग समझिए कि वेग और अपान में समय है। तो वेग और अपान में जो समय होता है वो त्वरण के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि चाल और समय के बीच में जो ग्राफ है उसकी जो ढाल यहाँ पे रहेगी वो पिंड के त्वरण को प्रदर्शित करेगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कारों ए तथा बी के दूरी समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित हैं, चाल किसकी अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है और इसी फिगर से हमें बताना कि चाल किसकी ज़्यादा होगी। तो आप ये याद रखिए कि इसमें जो दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है, तो यहाँ पे जो करा कि किसकी चाल अधिक होगी, तो जिसकी ढाल ज़्यादा होगी उसी की चाल ज़्यादा होगी। क्योंकि जो चाल होती है, किसी भी ग्राफ की जो ढाल होती है, ढाल ही उसकी चाल का प्रदर्शन करती है। ढाल ज़्यादा तो चाल ज़्यादा। तो यहाँ पे जो ए का ग्राफ है वो समय के साथ में छोटा कोण बनाता है। छोटा कोण बनाने की वजह से इसकी ढाल कम होगी। और जो ग्राफ बी है, जो कार बी है, उसका जो कोण है वो बड़ा है। तो कोण बड़ा यानी इसकी ढाल क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ग्राफ बी की जो ढाल है वो अधिक है, इसलिए जो कार बी है उसकी चाल क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इसमें जो ऑप्शन बी दिया है वो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी चाल किसकी ज़्यादा होगी, जो कार बी है उसकी चाल ज़्यादा होगी। इसके बाद इसमें कुछ बिना ऑप्शन के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को हमने लिया है ताकि आपका फ़ायदा हो सके। ऑप्शन से क्या मतलब है, ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो आपकी परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला सके। तो ये जो क्वेश्चन इसमें पहला है, कह रहा कि किसका जड़त्व अधिक है।
तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो जड़त्व होगा उसका हम आंसर देंगे कहाँ से। तो जड़त्व का आंसर देना हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जड़त्व होता क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान की जो माप होती है उसी को हम जड़त्व कहते हैं, यानी द्रव्यमान की जो माप होती है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसी का जड़त्व ज़्यादा रहेगा, और जिसका द्रव्यमान कम रहेगा उसका जड़त्व कम रहेगा। तो हम द्रव्यमान को बेस बनाते हुए जड़त्व के आंसर देंगे। बस इतनी हमें सावधानी यहाँ पे रखनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा कि एक रबर की गेंद और उसी आकार का एक पत्थर है, किसका जड़त्व ज्यादा होगा। तो बहुत ही सरल बात है कि जो पत्थर होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसी का जड़त्व ज्यादा, तो पत्थर का जो जड़त्व होगा वो ज्यादा होगा। इसके बाद जो इसमें बी क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी। तो साइकिल का द्रव्यमान कम होगा, रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो जब रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा है तो इसी का जड़त्व ज्यादा रहेगा। द्रव्यमान ज्यादा, जड़त्व ज्यादा, यही हमारी ट्रिक रहेगी यहाँ पे। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर, उसमें लिखा 5 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का एक सिक्का। तो बहुत ही सरल बात है, आप लोगों ने सिक्के देखे होंगे कि जो 5 रुपए का सिक्का होता है उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 रुपए का सिक्का है उसका जड़त्व भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जब भी जड़त्व के हम आंसर देंगे तो वो इसी प्रकार से देंगे। इसके बाद फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्नों को यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कितना होता है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान हम लोग याद रखते हैं कि किसी भी वस्तु का जो चंद्रमा में द्रव्यमान होता है पृथ्वी में जितना द्रव्यमान रहता है उसका 1/6, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे गलत हमने बोल दिया है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, और गुरुत्वीय त्वरण से ही हम भार का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, ये चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो इसी प्रकार से जो चंद्रमा पर भार है वो पृथ्वी के जितना भार पृथ्वी पर होगा उसका 1/6 हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना कि चंद्रमा पर जो भार होता है किसी भी वस्तु का वो पृथ्वी पर जितना भार होता है उसका 1/6 होता है। इस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे आंसर देंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि द्रव एक बार में कितनी दिशाओं में बहता है। तो जो द्रव होता है वो एक बार में सिर्फ एक ही दिशा में बहता है, सिर्फ एक दिशा में। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रव एक बार में कितनी दिशा में बहता है, तो लिखेंगे सिर्फ एक दिशा में बहता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस एक साथ कितनी दिशाओं में बहती है। तो जो गैस के अणु होते हैं वो त्रिविमीय गति करते हैं, यानी कि वो एक साथ सभी दिशाओं में बहती है, त्रिविमीय गति करते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो गैस के अणु हैं वो सभी दिशाओं में बहते हैं या त्रिविमीय गति करते हैं। इस बात को भी हम लिख सकते हैं जैसा कि ऑप्शन में होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्क पानी में तैरता है या डूबता है। तो याद रखिए जो कार्क होता है वो पानी में कभी भी नहीं डूबता है, यानी वो सिर्फ तैरता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है क्योंकि ज्यादातर लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। घनत्व का जो मात्रक होता है वही लोग आपेक्षिक घनत्व में लिखना चाहते हैं। घनत्व का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और यहाँ पे थोड़ी सी जो असावधानी हो जाती है तो हम लोग किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे घनत्व नहीं, आपेक्षिक घनत्व पूछा जा रहा है। तो ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो आप यहाँ पे सावधान रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा है। तो 4 ऑप्शन है, हमें बताना गतिज ऊर्जा किसमें। तो जो पहला इसका ऑप्शन है उसमें कहा कि पृथ्वी तल से 2 मीटर की ऊंचाई पर 5 किलोग्राम भार का पिंड, ये पृथ्वी तल हो गया।
और यहाँ से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक 5 किलोग्राम भार का पिंड यहाँ पे ये ऐसे रखा हुआ है। तो इसमें सिंपल सी बात है, कोई गति नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इस ऑप्शन में कोई गतिज ऊर्जा नहीं, इसमें सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है। चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग, ये आप लोग बहुत पहले से सीख रहे होंगे कि अगर किसी घड़ी में चाबी भरकर हम रख देते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। भूमि पर लुढ़कती हुई क्रिकेट की गेंद, बंद बेलन में पिस्टन द्वारा संपीड़ित गैस को अगर संपीड़ित कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है। संपीड़ित गैस में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के लिए पिंड का, अणुओं का गति करना जरूरी होता है। तो भूमि में जो लगती हुई क्रिकेट की गेंद है, चूंकि ये गति कर रही है, इसलिए इसी में गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड किसी वायुयान से गिरता है तो उसमें वृद्धि क्या होती है। अब ये एक वायुयान है, यहाँ से एक पिंड अगर गिरेगा तो हम ये देखेंगे उस पिंड के वेग में वृद्धि होती चली जाएगी। जैसे जैसे वो नीचे जाता रहेगा, पिंड का जो वेग होगा वो बढ़ता चला जाएगा, और वेग बढ़ने का मतलब ये है कि उसमें गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगी। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा कि वृद्धि होती है उसके त्वरण में नहीं, गतिज ऊर्जा में उसके वृद्धि होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। और इसके बाद फिर जो लास्ट में जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये ऊष्मा से संबंधित हैं। ऊष्मा के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ऊष्मा संचरण सबसे अधिक होता है। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, एक चालन होती है, दूसरी संवहन होती है, और तीसरी विकिरण होती है। तीनों ही ऑप्शन में दी गई हैं, चालन, संवहन और विकिरण, ये 3 विधियां होती हैं। चालन एक ऐसी विधि होती है जिसमें अणु अपने स्थान को छोड़ते नहीं हैं, और ऊष्मा का संचरण एक अणु से दूसरे अणु में इस तरीके से होता है, यानी बिना अणु अपना स्थान छोड़े हुए ऊष्मा को संचरित करते हैं। संवहन एक ऐसी विधि होती है जिसमें ऊष्मा का संचरण अणुओं के स्थान छोड़ने से होता है। और विकिरण एक ऐसी विधि होती है जिसमें ऊष्मा संचरित होने के लिए अणुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इस विधि में जो ऊष्मा संचरित होती है वो प्रकाश की चाल से संचरित होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा संचरण में सबसे अधिक गति कहाँ होती है, तो प्रकाश की चाल से। विकिरण में प्रकाश की चाल से ऊष्मा संचरित होती है। निर्वात या वायु की हम बात कर रहे हैं, अन्य किसी जगह की बात नहीं कर। निर्वात या वायु में जो ऊष्मा होती है वो एकदम प्रकाश की चाल से चलती है, तो विकिरण इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि ऊष्मीय विकिरणों का अपवर्तन तथा परावर्तन। ऊष्मीय विकिरण चूंकि प्रकाश से बहुत ज़्यादा समानता रखते हैं, इसलिए जो प्रकाश के हम आंसर देंगे वही ऊष्मीय विकिरण के आंसर देंगे। प्रकाश के नियमों का पालन नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मीय प्रकाश अगर परावर्तन के नियमों का पालन करता है, अपवर्तन के नियमों का पालन करता है, तो जो ऊष्मीय विकिरण होगा वो भी अपवर्तन और परावर्तन के नियमों का पालन करेगा। तो प्रकाश के नियमों का पालन नहीं करता है, गलत करता है, नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। परिस्थितियों के अनुसार कभी होता कभी नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है, यही इसका ऑप्शन सही है। इसका अगला क्वेश्चन है कि एक पृष्ठ की जो उत्सर्जकता है वो स्मॉल ई है, अवशोषकता कितनी हो जाएगी, तो वो भी स्मॉल ई ही हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखेंगे कि उत्सर्जकता जितनी है उतनी ही अवशोषकता भी उसकी हो जाएगी। कोई भी पृष्ठ हो, उत्सर्जकता और अवशोषकता दोनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, एक आदर्श कृषिका की जो अवशोषण क्षमता होती है वो याद रखना 1 होती है, क्योंकि जो आदर्श होगा उसकी वैल्यू हरदम 1 होती है। और परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो जो आदर्श वैल्यू होती हैं उनकी परसेंटेज में वैल्यू 100% होती है, और अगर परसेंटेज में नहीं होगा, अगर आदर्श है तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
के चाय की केतली का बाह्य पृष्ठ चमकीला बनाया जाता है क्योंकि। अब आप लोग समझते होंगे कि जो केतली होती है उसका जो बाहरी पृष्ठ होता है चमकीला क्यों बना दिया जाता है। अब केतली में तो हमें गर्म चाय रखने की ज़रूरत होती है, और अगर गर्म चाय की अगर ऊष्मा बाहर निकल जाएगी तो चाय ठंडी हो जाएगी, केतली में रखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए इसकी जो बाहर की सतह होती है उसको हम चमकीला बना देते हैं। चमकीला बनाने से क्या होता है कि जो बाहर की ऊष्मा होती है वो अंदर नहीं जा पाती है, और जो अंदर की ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, क्योंकि चमकीली सतह ऊष्मीय विकिरण का परावर्तन कर देते हैं। ऊष्मा को बाहर की ऊष्मा को अंदर और अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, अवरोधक का काम करते हैं ये। तो जहाँ ये हमारा ऑप्शन होगा वही विकल्प सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चमकीला पृष्ठ विकिरण को शीघ्र अवशोषण करता है, अवशोषण नहीं करता है वो। चमकीला पृष्ठ विकिरणों को बाहर जाने से रोकता है। चमकीला पृष्ठ सुंदर दिखाई देता, सुंदर तो दिखाई देता है लेकिन अवशोषण नहीं करता, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही नहीं होगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वही इसमें सबसे उचित आंसर रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी को हम यहाँ पे सही करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। कम क्वेश्चन है लेकिन सब इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, इसलिए आप इनको समझे जरूर। थैंक यू।